नमस्कार, मैं ऋषा। आप देख रहे हैं भारत की बात। स्वागत है आपका हमारे खास पॉडकास्ट शो में। इस वक्त हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जिनका नाम है बौद्ध अरविंद सिंह पटेल, जो कि एक पॉलिटिशियन भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता। वो प्रेजेंट टाइम में अखिल भारतीय छत्रपति जी शिवाजी महाराज वेलफेयर सोसाइटी में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। सर, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी, आपके चैनलों का भी तथा श्रोता बंधुओं को भी। कैसे हैं सर आप? हम ठीक। तो सर, आप बेसिकली पॉलिटिशियन भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी आप दर्शकों को अपने बारे में भी कुछ बताएं। पहले हम मीडिया से भी जुड़े थे। अच्छा। सामाजिक क्षेत्रों में भी काम किया करते थे। राजनीति से तो जुड़े ही थे। तो सामाजिक क्षेत्रों में नशा मुक्ति और जो ईर्ष्या द्वेष की बातें हैं, छोटी छोटी बातों को लोग उकसा करके गांव में झगड़ा कराते हैं, ऐसी चीज़ों से लोगों को जागरूक किया जाता था, शिक्षा के प्रति प्रेरित किया जाता था। और हम लोग ग्रामीण अंचल से थे, तो किसान मजदूरों को उनको छोटे मोटे व्यवसाय से भी जोड़ने के लिए प्रेरित किया जाता था। जी। राजनीतिक क्षेत्र में तमाम समस्याओं को लेकर ज्ञापन, धरना प्रदर्शन, रोड जाम, ये सब तो सैकड़ों आंदोलन किए गए हैं। यहाँ तक 13 में जल सत्याग्रह करके जनपद बस्ती में आइला घाट, एक कुआनो नदी पर है, वहाँ पुल बनवाने का काम किया गया था। फिर धीरे धीरे हम लोगों को सरकार में पहुंचने का मौका मिला। पूर्वांचल विकास बोर्ड है उत्तर प्रदेश सरकार का, उसमें सदस्य मनोनीत हुए। तो उसके जरिए पूरे प्रदेश में जितने विभाग थे, जितनी योजनाएं चल रही थीं, वो कहाँ तक प्रभावित हैं, कहाँ तक पहुंच रही हैं, निरीक्षण के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना पूज्य महाराज जी की है, जो महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का काम कर रही है। समूह तो पुराना है, लेकिन पूज्य महाराज जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने विशेष जोर दिया। और हम तो ब्लॉकों पर जा करके समूह को, महिलाओं के साथ बैठक करते थे, अधिकारियों के साथ बैठक करते थे, जो समस्याएं आती थी उसका निदान करवाने का काम करते थे। तो इस तरीके से बहुत सारे काम किए गए जी। फिर ये अखिल भारतीय छत्रपति शिवाजी महाराज वेलफेयर फाउंडेशन जो है, इस संगठन के लोगों ने हमसे संपर्क किया। 26 जून 2024 को इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष लोगों ने हमको बनाने का काम किया। इसका रजिस्ट्रेशन नहीं था। सितंबर 2024 में हमने रजिस्ट्रेशन कराया और इस पर हमने चिंतन किया कि पहले हम सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम करते थे, सरकार में पहुँचे, जो हमको दायित्व मिला उसका निर्वहन किए। लेकिन जब एक संगठन का अध्यक्ष हमको लोगों ने बना दिया, तो हमारी जिम्मेदारी और बहुत बड़ी हो गई कि देश में क्या समस्याएं हैं, उसका क्या हल हो सकता है, उसके लिए क्या किया जाए। तो अपने साथियों के साथ चिंतन करते करते परिणाम आया, शिक्षा समाज का एक रीढ़ हुआ करता है और शिक्षा इस समय करप्ट भी हो रहा है जी। और तमाम तरह के पाठ्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू है, NCERT की किताब भी बनी है। लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश में 3 बोर्ड हैं, 24 यूनिवर्सिटियां हैं, या प्राइवेट विद्यालय हमेशा अपने पाठ्यक्रम चेंज करते रहते हैं, और इसी तरीके से पूरे देश की व्यवस्था है। लेकिन जब परीक्षा होती है, चाहे वो IAS की हो, चाहे IPS की हो, चाहे PCS की हो, IPS की हो, डॉक्टर का, इंजीनियर का, जो भी परीक्षाएं हैं, वो नेशनल लेवल के प्रश्न आते हैं। तो उसमें जो कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं, या जिस बोर्ड का उसमें प्रश्न आ गया, जिसको नहीं पढ़े हैं, तो कैसे उसका आंसर दे पाएंगे। तो ये समस्याएं देखी जा रही हैं। इसको दृष्टिगत रखते हुए हमने सरल तरीका चुना, जो आंदोलन का भी एक रूप है। महामहिम राष्ट्रपति के नाम से खुला पत्र छपवाने का काम किया
और तमाम चौराहों पर, ट्रेनों में, बाजारों में, सार्वजनिक स्थानों पर वितरण करवाया जा रहा है। अभी कल अयोध्या में ही तारुण बाजार में एक जनसभा थी जिसमें हमको भी गेस्ट बनाया गया था। वहाँ भी हमारे कार्यकर्ताओं ने वितरित करने का काम किए। तो इस तरीके से हमारा उद्देश्य है कि समान शिक्षा नीति लागू हो और इसके आड़ में जो विभिन्न बोर्ड चल रहे हैं, विभिन्न यूनिवर्सिटियाँ चल रही हैं पूरे देश में, उसके आड़ में एक बहुत बड़ा गोरख धंधा चल रहा है, कोचिंग जी। कोचिंग क्लासेस जो चल रहे हैं। तो आप कोचिंग क्लासेस के खिलाफ हैं? खिलाफ नहीं है। कोचिंग का एक भय है समाज में। वो लोग कहते हैं कि जिस बोर्ड में आपका बच्चा पढ़ा है तो दूसरे बोर्ड की जानकारी नहीं है, दूसरे यूनिवर्सिटी की जानकारी नहीं है। हम कोचिंग में जितने बोर्ड चल रहे हैं सबकी जानकारी देंगे। तो इस भय में या लालच में लोग कोचिंग सेंटरों पर जाते हैं और जिसका नतीजा कोचिंग वाले अच्छा खासा धन ऐंठने का काम करते हैं। तो यदि समान शिक्षा नीति लागू हो जाएगी, पूरे देश में वही पाठ्यक्रम चलेंगे, हर बच्चों को पढ़ने को मिलेगा, उसी का प्रश्न पत्र आएगा तो आसानी से उसका उत्तर दे सकते हैं। गरीब का भी बच्चा पढ़ाई कर सकता है और अच्छे पदों पर पहुंच सकता है। इसी उद्देश्य से अखिल भारतीय छत्रपति शिवाजी महाराज वेलफेयर फाउंडेशन वन नेशन वन एजुकेशन की बात कर रहा है। तो आपको ये लगता है कि वन नेशन वन एजुकेशन पॉलिसी लागू होनी चाहिए, तो इसके लिए सरकार ऐसा क्या कदम उठाया है? आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे? क्या कर सकती है सरकार इसके लिए? सरकार तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बना रखी है जी, लेकिन वो प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पा रहा है। और जैसे हम भाजपा की गवर्नमेंट में पूर्वांचल विकास बोर्ड में थे तो तमाम लोगों ने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर डाला, व्यक्तिगत भी वार्ता किए कि आप भाजपा में हैं, आप सरकार में हैं, फिर आप आंदोलन चला रहे हैं। सरकार के विरोध कैसे आप चले गए? तो ये सरकार का विरोध नहीं है, ये सरकार का विरोध नहीं है। विभिन्न ज्ञापन के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से सरकार का ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो ये सरकार के विरोध नहीं है। लेकिन उन लोगों से हमने कहा कि मान लो भाजपा की सरकार है और भाजपा अमल नहीं कर रही है तो भाई आपका दल है, आप ही उठाइए, आप ही आगे आइए। सभी लोग दलित, पिछड़े, उपेक्षित, तिरस्कृत समाज की बात करते हैं उत्थान के लिए, तो आप ही आगे आइए। लगभग सारी पार्टियों को हमने ज्ञापन दिया, कोई पार्टी जुबान नहीं खोली, किसी भी पार्टी का जनप्रतिनिधि इसमें आगे नहीं आया, अपने सदनों में उठाने का काम नहीं किया। हमने जनवरी से शुरुआत किया था, इसलिए अब हम अक्टूबर से पर्चा छपवाए और इसको वितरण करने का काम कर रहे हैं। अभी तक लगभग हम 25,000 पर्चों को बांटने का काम किए हैं और जो हमारे पदाधिकारी हैं विभिन्न जनपदों में या दूसरे प्रदेशों में भी जुड़े हैं, उन लोगों को हम प्रेरित कर रहे हैं। हर आदमी हर काम नहीं कर सकता, संकोच करता है पहले, तो साथ चलते हैं, देखते हैं, उनका भय दूर हो रहा है, वो लोग भी पर्चा छपवा रहे हैं। इस तरीके से हमारा आंदोलन बहुत एक व्यापक रूप ले रहा है क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन है। तो आप यूपी के अलावा पूरे देश भर में आपके कार्यकर्ता काम कर रहे हैं इसके लिए? जी, शुरुआत हो रहा है क्योंकि ये पूरे देश का मामला है, एक स्थान का नहीं है। और हमारा मत है राजतंत्र में जैसा राजा वैसे प्रजा। राजा ईमानदार है, चरित्रवान है जी, तो पब्लिक उस तरीके से होगी। राजा यदि करप्ट है तो जनता करप्ट होगी। लोकतंत्र में जैसा जनता वोटर उस तरीके से जनप्रतिनिधि, क्योंकि जनता उनको चुन करके भेजती है जी। कोई किसी भी पार्टी का गलत एजेंडा नहीं होता है, जन विरोधी नहीं होता है। लेकिन जिस तरीके के लोगों को जनता पसंद करती है उस तरीके के लोगों को पार्टियां टिकट देने के लिए मजबूर होती हैं, क्योंकि सरकार बनाने के लिए वहाँ उनके पार्टी के जनप्रतिनिधियों की संख्या काउंट होती है, आधे से अधिक संख्या पे सरकार बनती है। तो जैसे एक दौर आया बंदूक का, तमाम माफिया आ गए राजनीति में,
चूँकि लोग पसंद करना शुरू किए। एक गुंडा जीतता था तो लोग चर्चा करते थे भैया उनके साथ तो इतने राइफलधारी हैं, तो दूसरी पार्टियां भी मजबूर होती थी। इस तरीके से बाढ़ सा आ गया। इसको देखते हुए सरकार ने भी, चुनाव आयोग ने भी अमल किया, तमाम नियम कानून बनाए, स्पेशल कोड बनाए, MP MLA कोड्स। अब पूंजीवादी व्यवस्था हावी हो गई है। तो जब पब्लिक पूंजीवादियों के शिकंजे में फंस गई है तो सारी पार्टियां मजबूर हैं। इसलिए हम पब्लिक को जगाना चाहते हैं। आप देश की जनता को जागरूक करना चाह रहे हैं ताकि वन नेशन वन एजुकेशन पॉलिसी लागू हो। जी, इसके लिए और अच्छे लोग चुनाव जीत करके भी जाएं। जब जागृति आएगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे क्षेत्र में जितने भी धार्मिक आयोजन होते हैं, लाखों लाख रुपया खर्चा होता है, लेकिन एक व्यक्ति का धन नहीं होता है। लोग जो आयोजक होते हैं, जो सहयोगी होते हैं, वो टीम बनाते हैं, लोगों को अपनी बात बताते हैं, लोगों से सहयोग लेते हैं, चंदा लेते हैं और उस कार्यक्रम को करने का काम करते हैं। इसी तरीके से पहले नेताओं को लोग चंदा देते थे, लेकिन ये पूंजीपतियों के जाल में फंस करके उनके दिमाग में है जो इनसे मिल जाए, इनसे मिल जाए। तो हम उनको जागरूक करना चाहते हैं। तो इससे आपको लगता है कि जो स्टूडेंट्स हैं, वन नेशन वन एजुकेशन पॉलिसी अगर लागू होती है तो समान अधिकार सबको मिलेगा, समान शिक्षा मिलेगी? जी बिल्कुल मिलेगी। क्योंकि भारत विभिन्न भाषाओं का देश है, विभिन्न कल्चर्स हैं, डाइवर्सिटी है, तो इसके लिए कैसे आप क्या कोशिश करेंगे? यही पाठ्यक्रम पूरे देश में लागू हो। जैसे विभिन्न प्रदेशों की अपने अपने भाषाएं हैं, तो उन भाषाओं में पढ़ाया जाए, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पाठ्यक्रम एक हो, चूँकि IAS देखिए किसी भी देश के होते, प्रदेश के होते हैं, तो पूरे देश में उनको नौकरी करनी होती है, पूरे देश में उनको जाना होता है। नेशन वाइज एग्जाम होते हैं, उसके भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं। जी जी। तो वही जब पाठ्यक्रम पढ़ाए जाएंगे विभिन्न भाषाओं में हो, जिस प्रदेश की जो भाषा हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आपको क्या लगता है कि कितने सालों में देश में ये वन नेशन वन एजुकेशन पॉलिसी लागू हो जाएगी? आप कब तक कामयाब होंगे? ये हमारी कामयाबी नहीं है, एक पब्लिक की कामयाबी है, क्योंकि हम उनके हक अधिकार के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं और 100% मानिए समर्थन हमको मिल रहा है। लोग बात सुन रहे हैं, सहमति दे रहे हैं, हमारे संगठन का सदस्य बन रहे हैं, पदाधिकारी बन रहे हैं, अपने नामों से पर्चा छपवाने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो हमको तो उम्मीद है कि बहुत जल्द ही इस आंदोलन को कामयाबी मिलेगी, क्योंकि ये जनहित में है, लोगों को हित में है। तो भारत की शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा? जी बिल्कुल होगा। आपकी इस पहल से आप ज़रूर कामयाब होंगे? बिल्कुल कामयाबी मिलेगी, और हमारी कामयाबी नहीं है, समाज की कामयाबी है, देश की कामयाबी है। जब देश बढ़ेगा, देश के लोग बढ़ेंगे, तब देश बढ़ेगा। बिल्कुल सर। तो ये थे हमारे साथ बौद्ध अरविंद सिंह पटेल, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता और पॉलिटिशियन है। इनकी मांग है कि देश में वन नेशन वन एजुकेशन पॉलिसी लागू हो, जिससे कि जो देश भर में नेशन वाइज एग्ज़ाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, तो देश में अलग अलग बोर्ड्स हैं, तो एक बोर्ड रहे, एक एजुकेशन रहे, भले ही भाषा अलग हो। इससे समान शिक्षा मिलेगी सबको और हर स्टूडेंट का, देश भर के हर स्टूडेंट का इससे फ़ायदा होगा। तो आप किसके पक्ष में हैं? क्या वन नेशन वन एजुकेशन पॉलिसी लागू होनी चाहिए या नहीं? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।